हेलो स्टूडेंट, गुड आफ्टरनून। तो बच्चों, स्वागत है आपका एक नए स्ट्रीम में। और आज हम लोग वेक्टर एडिशन, वेक्टर सब्सट्रैक्शन के बारे में बात करेंगे। तो सभी लोग पहले ज्वाइन हो जाइए। जितने लोग आप लोग इस स्ट्रीम से जुड़ रहे हैं उस स्ट्रीम को आप अपने दोस्तों, भाई बहनों के साथ शेयर करिए, जिससे ज्यादा से ज्यादा लोग यहाँ पे जुड़ सकें। ठीक है, तो फिर उसके बाद हम लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो एक बार सभी लोग आ जाएं, फिर उसके बाद हम लोग स्टार्ट करते हैं। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे और पढ़ाई लिखाई आप लोग की चल रही होगी। चलिए बच्चों, अब हम लोग स्टार्ट करते हैं एक नए। मैं उमेश सर, स्वागत है आपका एक नए लेक्चर में। और हम इस लेक्चर में बात करेंगे बच्चों आपके वेक्टर सब्सट्रैक्शन के बारे में। वेक्टर का घटाना किस प्रकार से किया जाता है, सदिशों का जोड़ तो हमने पढ़ लिया, सदिशों का घटाना किस प्रकार से किया जा सकता है, आज उसके बारे में हम लोग समझेंगे। और साथ ही साथ ये देखेंगे कि हमको जो यूनिट वेक्टर होते हैं उनका कंपोनेंट फॉर्म कैसे लिखा जाता है, और यूनिट वेक्टर को कार्टेशियन या कह ले कि कार्टेशियन कंपोनेंट में किस प्रकार से दिखाया जाता है। ये सारी चीजें आज के लेक्चर में हम लोग कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो यही रहेगा आज के लेक्चर में। थोड़ा सा बात कर लेते हैं पिछले लेक्चर के बारे में। पिछले लेक्चर में हमने आपको बताया था कि वेक्टर का एडिशन पैरेललोग्राम लॉ से किस प्रकार से किया जा सकता है, और साथ ही साथ हमने बताया था कि पॉलीगॉन लॉ से किस प्रकार से वेक्टर एडिशन किया जाता है। ये सारी चीजें मैंने पिछले क्लास में आपको बता दी थी। तो आई होप कि आपको पिछला लेक्चर अच्छा लगा होगा, आपको चीजें समझ में आई होंगी। अब अगर आपको पिछला 2 लेक्चर आपको अच्छे से समझ में आ गया है तो वेक्टर सब्सट्रैक्शन समझने में आपको बहुत ज्यादा आसानी होगी। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर फिजिक्स में आज यूनिट फर्स्ट में हम लोग देखेंगे वेक्टर सब्सट्रैक्शन और यूनिट वेक्टर के बारे में जानेंगे, ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर के बारे में जानेंगे। और आज ये आपका लेक्चर नंबर 4 है बीएससी फर्स्ट सेम के अंदर। तो चलिए चीजें स्टार्ट करते हैं। तो पहला टॉपिक है यहाँ पे वेक्टर सब्सट्रैक्शन। वेक्टर सब्सट्रैक्शन, वेक्टर का घटाना, सदिशों का घटाना। यहाँ पे लिख देता हूं मैं, क्योंकि कई बच्चे यूपी बोर्ड के रहते हैं तो उन लोग को डाउट होता है कि हम लोग ये कर पाएंगे कि नहीं, सदिशों का घटाना। ठीक है, आपको धीरे धीरे आदत लग जाएगी। जो भी यूपी बोर्ड के बच्चे होंगे धीरे धीरे आदत लग जाएगी, क्योंकि मैं जितनी भी चीजें आपको बता रहा हूं वो उसको हिंदी में भी आपको समझा रहा हूं, हिंदी में भी बता रहा हूं, तो इसलिए आपको धीरे धीरे चीजें याद होने लगेंगी, तो आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए अब इसको स्टार्ट करते हैं, समझते हैं वेक्टर सब्सट्रैक्शन आपका क्या होता है। वेक्टर सब्सट्रैक्शन एक प्रोसेस होता है जिसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, 2 वेक्टर का हम लोग क्या करते हैं, सब्सट्रैक्शन करते हैं। ठीक है, इनको किस किस प्रकार से किया जा सकता है। तो वेक्टर सब्सट्रैक्शन इज द प्रोसेस ऑफ सब्ट्रैक्टिंग वन वेक्टर फ्रॉम अनदर वेक्टर। तो वेक्टर सब्सट्रैक्शन एक प्रोसेस है जिसमें कि हम लोग एक सदिश को दूसरे सदिश से घटाते हैं। इट कैन बी डन बाई, इसको 2 मेथड से किया जा सकता है। एक तो आपका बाय एडिंग द फर्स्ट वेक्टर टू द अपोजिट ऑफ सेकेंड वेक्टर, मतलब फर्स्ट वेक्टर को लिखना है और उसको घटाना, उसको जोड़ना है किसमें, निगेटिव ऑफ सेकेंड वेक्टर। हमने अपोजिट वेक्टर आपको पढ़ाया है ना, अब देखिए यहाँ पे अपोजिट वेक्टर का यूज आएगा। ठीक है, तो अभी मैं बताऊंगा, इसको एक्सप्लेन करूंगा, एक एक लाइन एक्सप्लेन करूंगा तो आपको और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। सेकेंड है बाय ग्राफिकली रिवर्सिंग द सेकेंड वेक्टर एंड एडिंग टू द फर्स्ट वेक्टर। मतलब सेकेंड वेक्टर को ठीक उल्टा करने पर, ठीक रिवर्स करने पर, और उसको ऐड करने फर्स्ट वेक्टर के साथ अगर ऐड कर देते हैं तो ये भी आपका वेक्टर सब्सट्रैक्शन ही कहलाएगा। और थर्ड पॉइंट हमने लिखा है कि फॉर वेक्टर सब्सट्रैक्शन वी यूज वेक्टर एडिशन लॉज। और जितने भी वेक्टर सब्सट्रैक्शन होते हैं उनको हम लोग को कंप्लीट करने के लिए
किस चीज की आवश्यकता पड़ती है, जो भी हमारे वेक्टर एडिशन के लॉज थे वही सारे यहाँ पे भी यूज होंगे। तो अगर आपने मेरा पिछला लेक्चर आपने अच्छे से देखा है तो आपको चीजें क्लियर हो रही होंगी। ठीक है, एक मिनट। तो यही था आपका वेक्टर सब्सट्रैक्शन। अभी मैं एक्सप्लेन करता हूं क्या है चीजें। एक मिनट, चैट बॉक्स ओपन कर लेते हैं एक बार। हाँ ठीक है, तो चलिए अब इसको एक एक लाइन को समझते हैं। तो पहले हम लोग देखते हैं कि आपका वेक्टर का सब्सट्रैक्शन, पहले लाइन का मतलब क्या है इधर ही बता देते हैं। ठीक है, तो पहला लाइन ये कह रहा है कि एक वेक्टर को हम लोग को क्या करना है, वेक्टर सब्सट्रैक्शन करना है। तो मान लीजिए हमको रिजल्टेंट क्या दिखाना है, अगर हम लोग ए और बी दो वेक्टर ले लेते हैं, अगर उनको हम लोग को वेक्टर सब्सट्रैक्शन के रूप में दिखाना है तो हम लोग को इस प्रकार से इसको रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, हम लोग कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, पहला ये प्रोसेस बताया है कि जो रिजल्टेंट उसका आएगा वो हम लोग कैसे कर सकते हैं, ए वेक्टर लिखिए और बी वेक्टर का अपोजिट ऑफ सेकेंड वेक्टर का अपोजिट, इन दोनों को जोड़ना है। मतलब माइनस बी वेक्टर अगर यहाँ पे जोड़ देते हैं तो ये क्या कहलाएगा, वेक्टर सब्सट्रैक्शन कहलाएगा। क्या कहलाएगा, वेक्टर सब्सट्रैक्शन कहलाएगा। तो ये इस तरीके से हम लोग कह सकते हैं, ये हमने क्या किया है, बेसिकली एडिशन ही किया है। लेकिन जो बी वेक्टर, जो सेकंड वेक्टर है जिससे हमने माइनस किया है, वो हम लोग को अपोजिट वेक्टर लेना है। अपोजिट वेक्टर मैंने बताया था कि आपको अगर ए वेक्टर आपका इस प्रकार से दिया है, अगर इसका अपोजिट वेक्टर बनाएंगे तो मैग्नीट्यूड आपका सेम रहेगा इसका, लेकिन डायरेक्शन जो रहेगी वो अपोजिट रहेगी और इस प्रकार से दिखाया जाएगा। ठीक है, ये हो गया नेगेटिव ऑफ वेक्टर या अपोजिट वेक्टर। ठीक है, तो इस प्रकार से अपोजिट वेक्टर आप लोग दिखा सकते हैं, या मैं इसको रहने देता हूं। ये आपका क्या हो गया, माइनस ए वेक्टर। तो इसी प्रकार से यहाँ पे माइनस बी वेक्टर निकाल के इन दोनों को आपस में ऐड कर दीजिए, क्योंकि हम लोग जानते हैं प्लस माइनस आपका क्या मिलके बनाएगा, माइनस ही बनाएगा। तो यहाँ पे बेसिकली इसका मीन्स क्या है, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर ही है। ठीक है, आई होप कि ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी। फर्स्ट लाइन आपसे क्या कहना चाह रहा है। ठीक है, सेकेंड ये कह रहा है कि हम लोग ग्राफिकली इसको रिवर्स कर सकते हैं। सेकेंड वेक्टर को हम लोग क्या कर सकते हैं, ग्राफिकली इस प्रकार से, अगर हमको ए वेक्टर बी वेक्टर दिया जाए और हम लोग क्या करें, सेकेंड वेक्टर को उसको अपोजिट डायरेक्शन में करके फर्स्ट वेक्टर के साथ जो जैसा दिया गया है उसी प्रकार से उसका ग्राफ बनाकर हम लोग क्या कर दें, ऐड कर दें, मतलब एडिशन के लॉज लगा दें, तो हम लोग ग्राफिकली भी इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और थर्ड पॉइंट, वही सारे लॉज यूज होंगे वेक्टर सब्सट्रैक्शन में जो आपके पुराने थे। ठीक है, तो आई होप कि चीजें क्लियर है, इतने लोग जुड़े हुए हैं। एक बार आप लोग रिप्लाई करिए कि ये चीज समझ में आ रही है कि नहीं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग एक एक लॉ से, बाई ट्रायंगुलर लॉ से वेक्टर सब्सट्रैक्शन देखेंगे। पहले हम लोग ग्राफिकल मेथड कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे हम लोग ग्राफिकल मेथड स्टार्ट कर रहे हैं, क्योंकि आपने देखा होगा कि पहले मैंने ग्राफिकल मेथड ही बताया है। तो वेक्टर सब्सट्रैक्शन में भी हम लोग पहले ग्राफिकल मेथड देखेंगे बाई ट्रायंगुलर लॉ। अब देखिए वेक्टर सब्सट्रैक्शन बाई ट्रायंगुलर लॉ किस प्रकार से किया जा सकता है। पहला एग्जांपल क्या करना है, मान लीजिए ये आपका ए वेक्टर है और ये आपका बी वेक्टर है, ये ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर है। तो हम लोग को वेक्टर सब्सट्रैक्शन करना है ट्रायंगुलर लॉ से। क्या कहता है ट्रायंगुलर लॉ, कि अगर किसी त्रिभुज की दो साइड को अगर हम लोग दो वेक्टर वहां पे पुट कर देते हैं जो कि एक ऑर्डर में हो, तो थर्ड साइड जो अपोजिट ऑर्डर में है उससे आपका रिजल्टेंट दिखाया जाएगा। ठीक है, तो आइए इसको कंप्लीट करते हैं। तो हम लोग वेक्टर एडिशन अगर करना रहता तो हम लोग कैसे करते हैं, ए वेक्टर बनाते हैं, बी वेक्टर बनाते हैं और ये थर्ड साइड जो था ये आपको रिजल्टेंट बताता, मतलब ए प्लस बी को बताता। लेकिन हम लोग को करना क्या है, यहाँ पे वेक्टर सब्सट्रैक्शन करना है। तो हम लोग क्या करेंगे, इस बी वेक्टर का क्या करेंगे, रिवर्स ले लेंगे। मतलब यहाँ पे हमको इस बी वेक्टर को कुछ इस प्रकार से, इस फिगर को हम लोग कुछ इस प्रकार से बनाएंगे। देखिए हमारा बी वेक्टर बनना चाहिए था इधर की तरफ, हम लोग अच्छा बी वेक्टर का अपोजिट वेक्टर कैसे बनाएंगे। हम लोग जानते हैं कि बी वेक्टर, ये आपका बी वेक्टर है,
तो इसका अपोजिट वेक्टर आपका इस प्रकार से बनेगा माइनस बी वेक्टर। आइए माइनस बी वेक्टर को यहाँ पे रख देते हैं। तो यहाँ पे हमारा बी वेक्टर बनना चाहिए था इस तरीके से, लेकिन हमारा जो हम लोग को वेक्टर सब्सट्रैक्शन करना है तो बी वेक्टर को हम लोग कहाँ पे ड्रॉ करेंगे, इस ऑर्डर में ड्रॉ करेंगे। ठीक है, हमने क्या कर दिया, यहाँ पे माइनस ऑफ बी वेक्टर यहाँ पे बना लिया। बेसिकली हमने क्या किया है, आपका बी वेक्टर कुछ इस प्रकार से बनना चाहिए था, मतलब इसको हमने क्या कर दिया 180 डिग्री क्या कर दिया, शिफ्ट कर दिया। 180 डिग्री जब इसको शिफ्ट कर देंगे तो ये क्या बन जाएगा, ये निगेटिव ऑफ वेक्टर सब्सट्रैक्शन को दिखाएगा। तो दो वेक्टर जो एक ऑर्डर में लिए गए हैं, थर्ड साइड जो त्रिभुज का अपोजिट ऑर्डर में लिया जाएगा वही रिजल्टेंट को बताएगा। मतलब R इक्वल टू ये किसको दिखा रहा है, A प्लस, बेसिकली इसको हमने ऐड ही किया है लेकिन नेगेटिव ऑफ वेक्टर से ऐड किया है, तो यहाँ पे रिजल्टेंट जो हो रहा है वो सब्सट्रैक्शन के फॉर्म में आ रहा है। ठीक है, ये चीज क्लियर हो गई कि वेक्टर सब्सट्रैक्शन ट्रायंगुलर लॉ से किस प्रकार से हम लोग करेंगे। ठीक है, ये हो गया पहला मेथड। अब आते हैं सेकंड, एक और एग्जांपल ले लेते हैं जिससे और ज्यादा आपको क्लियर हो जाए। सेकंड, मान लेते हैं कि ए वेक्टर आपका कुछ इस प्रकार से बना हुआ है और बी वेक्टर आपका कुछ इस प्रकार से। ठीक है, हमको क्या करना है, सेम मेथड लगाना है। हम लोग क्या करेंगे, ए वेक्टर को उसी प्रकार से ड्रॉ करेंगे। हम लोग इसको एक ऑर्डर में लेना पड़ता है हम लोग को, तो यहाँ पे बी वेक्टर हम लोग को ड्रॉ करना चाहिए था इस प्रकार से। इसको हम लोग 180 डिग्री शिफ्ट करेंगे तो ये आपका नीचे की तरफ बन जाएगा, ये नेगेटिव ऑफ बी वेक्टर, ये ए वेक्टर, और जो अपोजिट ऑर्डर होगा वो किसका होगा, रिजल्टेंट का होगा। तो रिजल्टेंट आपका क्या आ गया, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। ठीक है, ये चीज क्लियर हो गया कि आपको वेक्टर सब्सट्रैक्शन ट्रायंगुलर लॉ से किस प्रकार से करना है अगर ग्राफिकल मेथड है तो। ठीक है, इस प्रकार से हम लोग, जो आपका नॉर्मल रूल है, आपको ट्रायंगुलर लॉ का रूल याद होना चाहिए, आपको पैरेललोग्राम का रूल याद होना चाहिए, और आपको पॉलीगॉन लॉ का रूल याद होना चाहिए, तभी आप ये चीजें आप लोग आसानी से समझ पाएंगे। ठीक है, हम लोग यहाँ पे बस जो आपका वेक्टर, सेकेंड वेक्टर को 180 डिग्री हम लोग क्या कर रहे हैं, शिफ्ट कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे शिफ्टिंग हो जा रही है। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखना है। जब मैं अभी जब एनालिटिकल मेथड सबका समझाऊंगा तो वहां पे ये चीज यूज होगा, ये वाला 180 डिग्री कॉन्सेप्ट आपका वहां पे यूज होगा। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। अब आते हैं हम लोग पैरेललोग्राम लॉ से। अगर हम लोग को पैरेललोग्राम लॉ से अगर हम लोग को चीजों को समझना है तो हम लोग कैसे समझ सकते हैं, मतलब वेक्टर सब्सट्रैक्शन कैसे कर सकते हैं। तो पहला एक एग्जांपल ले लेते हैं। अगर मान लेते हैं कि ये आपका ए वेक्टर है और ये आपका बी वेक्टर है। ठीक है, अब हमको इसका वेक्टर सब्सट्रैक्शन करना है तो समांतर चतुर्भुज के नियम में हमने बताया था कि अगर दो वेक्टर जो कि किसी सेम पॉइंट से बनाए गए हैं और वो दो साइड को दिखाते हैं किसके, समांतर चतुर्भुज के, तो उनका जो उसी सेम पॉइंट से अगर डायगोनल पे, समांतर चतुर्भुज के डायगोनल पे अगर हम लोग एक वेक्टर ड्रॉ करते हैं तो वो रिजल्टेंट को बताएगा। ये था आपका पैरेललोग्राम लॉ का नियम। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे कैसे इसको बनाएंगे। हम लोग पता है ए वेक्टर आपका इस प्रकार से दिया गया है, हम लोग क्या करना है, दूसरे वेक्टर को जस्ट अपोजिट करना है, 180 डिग्री शिफ्ट करना है। तो 180 डिग्री शिफ्ट हो गया और ये नेगेटिव ऑफ बी वेक्टर हो जाएगा। ठीक है, ये आपका नेगेटिव ऑफ बी वेक्टर हो जाएगा। तो ये वाला सेम पॉइंट से हम लोग को इसको ड्रॉ करना है, तो ये आपका कुछ इस प्रकार से आ जाएगा। ठीक है, ये आपका इस प्रकार से आ जाएगा। यहां पे हमेशा याद रखिए कि पैरेललोग्राम लॉ में हम लोग क्या करते हैं, टेल टू टेल मैचिंग करते हैं। टेल टू टेल मैचिंग करते हैं, मतलब कोई भी वेक्टर अगर हम लोग को ड्रॉ करना है, दो वेक्टर, तो हम लोग को क्या करना है, हमेशा उनको टेल से टेल को मिलाना है। अब टेल और हेड किसको कहते हैं वेक्टर्स में, ये मैंने पहले वीडियो में आपको डिटेल में बताया हुआ है। तो एक एक वीडियो जितने भी मैंने आपको लेक्चर्स पढ़ाए हैं वो सारे लेक्चर्स आपके बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे, अब हमने क्या कर दिया, यहाँ पे माइनस ऑफ बी ऑफ वेक्टर बना दिया। अब इसको समांतर चतुर्भुज के रूप में ड्रॉ करते हैं। ये आपका कुछ इस प्रकार से है।
तो इसका डायगोनल जो होगा रिजल्टेंट को बताएगा, और जो ये रिजल्टेंट जो आएगा वो रिजल्टेंट आपका किस प्रकार से आएगा, a प्लस माइनस बी वेक्टर के रूप में। ठीक है, अब यहाँ पे अगर इसको हम लोग पूरा लिखेंगे तो a वेक्टर माइनस बी वेक्टर हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम लोग क्या कर सकते हैं, सब्सट्रैक्ट कर सकते हैं दो वेक्टर को। ठीक है, तो यहां तक चीजें आई होप कि आपको क्लियर हो रही होंगी। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, एक और एग्जांपल ले लेते हैं सेकंड, जिससे आपको क्लियरिटी आ जाए और ज्यादा। अगर मान लीजिए आपका ए वेक्टर आपका इस तरीके से लिया गया है और बी वेक्टर आपका इस तरीके से लिया गया है, तो हम लोग को क्या करना है, सबसे पहले सेकंड वेक्टर का हम लोग को क्या करना है, अपोजिट वेक्टर ड्रॉ करना है। तो इसका अपोजिट वेक्टर आपका कुछ इस प्रकार से माइनस ऑफ बी वेक्टर इस प्रकार से ड्रॉ हो जाएगा। अब हमको क्या करना है, टेल टू टेल मैचिंग करना है। तो पहले ए वेक्टर बनाइए, अब हमको माइनस बी वेक्टर बनाना है, तो आपका कुछ इस प्रकार से हो जाएगा। और यहाँ पे अगर मैं इसको समांतर चतुर्भुज के रूप में बनाऊं तो आपका कुछ इस प्रकार से हो जाएगा, और ये आपका रिजल्टेंट को बताएगा। ठीक है, तो रिजल्टेंट आपका यहाँ पे निकल के आ जाएगा a माइनस बी। ठीक है, तो देखा आपने किस प्रकार से वेक्टर सब्सट्रैक्शन करना है, क्योंकि सभी मेथड, जो भी मेथड हमने वेक्टर एडिशन में पढ़े हैं वही सारे मेथड यहाँ पे भी अप्लाई होंगे, वही सेम तरीका अप्लाई होगा। बस हमको इसमें चेंजेस क्या करना है कि जो सेकंड वेक्टर है या कोई सा भी वेक्टर है, अगर हमको वहां पे माइनस साइन चाहिए तो हम लोग को उस वेक्टर को अपोजिट ऑफ वेक्टर से क्या करना पड़ेगा, जोड़ देना होगा, जिस भी वेक्टर के साथ हम लोग को करना है। ठीक है, तो ये था आपका मेथड बाय पैरेललोग्राम लॉ। आगे बढ़ते हैं, अब हम लोग पॉलीगॉन लॉ से देखते हैं कि पॉलीगॉन लॉ से आप लोग वेक्टर का सब्सट्रैक्शन कैसे कर सकते हैं। चूंकि हम लोग जानते हैं कि वेक्टर का सब्सट्रैक्शन जो पॉलीगॉन लॉ से किया जाता है जब टू और मोर वेक्टर्स होते हैं तभी, टू और मोर देन टू वेक्टर जब होते हैं तभी हम लोग पॉलीगॉन लॉ लगाते हैं, मोर देन टू वेक्टर। तो ये जो आपका पॉलीगॉन लॉ लगता है मोर देन टू वेक्टर के लिए, वो आपका मेथड जो रहता है वो ट्रायंगुलर लॉ वाला ही मेथड रहता है, बस यहाँ पे एक नया नाम दे दिया गया है पॉलीगॉन लॉ। ठीक है, समबाहु। ठीक है, अब यहाँ पे हम इसको देखिए कैसे सब्सट्रैक्ट करेंगे। मान लीजिए कि ये आपका ए वेक्टर है और ये आपका कुछ बी वेक्टर आपका इस प्रकार से दिया गया है, और ये आपका सी वेक्टर आपका इस प्रकार से दिया गया है। ये तीन वेक्टर, टू और मोर वेक्टर मतलब दो से ज्यादा वेक्टर हम लोग को यूज करना है यहाँ पे। तो ए बी सी वेक्टर आपको दिए गए हैं और आपसे पूछा जा रहा है कि रिजल्टेंट इसका बताइए, तो कैसे बताएंगे। और हाँ, हमको रिजल्टेंट किस प्रकार से दिखाना है, ए माइनस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर, हमको ये चीज प्रूव करना है, ये हमको ग्राफिकल मेथड से दिखाना है। तो किस प्रकार से दिखाएंगे, पहले ए वेक्टर लगाइए, ए वेक्टर लगाने के बाद जो बी वेक्टर दिया गया है उसको 180 डिग्री शिफ्ट करिए, 180 डिग्री शिफ्ट हो गया, तो ये माइनस ऑफ बी वेक्टर हो गया। माइनस ऑफ बी वेक्टर को यहाँ पे ऐड कर दीजिए जो कि एक ऑर्डर में रहेंगे। सी वेक्टर आपका कुछ इस प्रकार से है, ये आपका सी वेक्टर हो गया। तो यहाँ पे जो थर्ड जो अपोजिट ऑर्डर होगा इनके रिजल्टेंट को बताएगा, मतलब आर वेक्टर आपका यहाँ पे प्रूफ हो गया। ए वेक्टर है और यहाँ पे माइनस ऑफ बी वेक्टर है और ये सी वेक्टर। तो यहाँ पे बेसिकली हुआ क्या, यहाँ पे हमने बेसिकली एडिशन ही किया है, बस यहाँ पे माइनस ऑफ बी वेक्टर रखा है और प्लस सी वेक्टर, और सारी चीजें यहाँ पे सेम है। ठीक है, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर और प्लस सी वेक्टर। ठीक है, इस प्रकार से हम लोग दिखा सकते हैं। एक और एग्जांपल ले लेते हैं और ज्यादा आपको क्लियर हो जाएगा। मान लीजिए कि आपका ए वेक्टर इस प्रकार से है और बी वेक्टर आपका इस प्रकार से है और सी वेक्टर आपका इस प्रकार से है। ठीक है, ये तीन वेक्टर लिए गए हैं और हमको रिजल्टेंट क्या दिखाना है, माइनस ऑफ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर।
तो जिस वेक्टर का माइनस करना है उसको अपोजिट कर लेना है। तो ए वेक्टर को 180 डिग्री शिफ्ट करेंगे तो यहाँ पे क्या वैल्यूज निकल के आ जाएंगी, देखिए यहाँ पे आपका ए वेक्टर आपका इस प्रकार से ड्रॉ होगा, फिर बी वेक्टर ड्रॉ होगा इस प्रकार से, माइनस ऑफ ए वेक्टर, बी वेक्टर और सी वेक्टर आपका कुछ इस प्रकार से है। तो यहाँ पे जो ये आपका रिजल्टेंट होगा इस प्रकार से दिखा जाएगा। ठीक है, तो ये रिजल्टेंट आपका क्या निकल के आ गया, इसके बराबर निकल के आ जाएगा। ठीक है, ये था आपका तीनों लॉ जो थे वेक्टर एडिशन के। उससे हमने क्या पढ़ा कि वेक्टर का एडिशन, वेक्टर का सब्सट्रैक्शन किस प्रकार से किया जा सकता है। ठीक है, तो आई होप कि यहां तक की चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी कि पॉलीगॉन लॉ, पैरेललोग्राम लॉ और ट्रायंगुलर लॉ से किस प्रकार से वेक्टर सब्सट्रैक्शन किया जाता है। बस आपको एक चीज ध्यान रखने वाली है कि यहाँ पे बेसिकली हम लोग वेक्टर का एडिशन ही कर रहे हैं। बस हमको जो वेक्टर, हमको अगर सब्सट्रैक्शन चाहिए तो हम लोग को सेकंड वेक्टर का क्या कर देना है, निगेटिव ऑफ वेक्टर को यूज करना है। ठीक है, ये चीज क्लियर हो गया। आई होप कि अब आपको वेक्टर सब्सट्रैक्शन में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग देखते हैं इसका एनालिटिकल मेथड। एनालिटिकल मेथड ये था आपका, हमने बताया था कि एनालिटिकल मेथड में जो आपका फॉर्मूला था किसके लिए, वेक्टर एडिशन के लिए, वो क्या था आपका रिजल्टेंट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा के बराबर था। ये चीज आपको याद होगी। हमने आपको बताया था, क्या बताया था कि रिजल्टेंट जो था आपका, ये आपका वेक्टर एडिशन में हम लोग बात कर रहे हैं। ठीक है, वेक्टर एडिशन में हमने रिजल्टेंट चाहे वो ट्रायंगुलर लॉ से निकाला था चाहे पैरेललोग्राम लॉ से निकाला था, हमारा रिजल्टेंट जो था वो अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा के बराबर था। ये फॉर्मूला तो याद होगा आपको। अब देखिए इसमें करना क्या है, हमने क्या किया था कि थीटा को 180 डिग्री माइनस थीटा कर दिया था। हमने मतलब 180 डिग्री का शिफ्टिंग किया था। तो यहाँ पे जहां पे आपका थीटा दिया गया है वहां पे 180 डिग्री माइनस थीटा रख देना है। तो यहाँ पे देखिए मॉड ऑफ आर वेक्टर हो गया। इसके बाद अंडर रूट में क्या करेंगे, ए स्क्वायर उसी तरीके से रहेगा, बी स्क्वायर उसी तरीके से रहेगा, प्लस 2ab cos थीटा के जगह हम लोग को क्या रख देना है, केवल 180 डिग्री माइनस थीटा। अब यहाँ पे हम लोग को पता है कि cos 180 डिग्री माइनस थीटा किसके बराबर होता है, cos थीटा के बराबर होता है। ये चीजें आपको क्लियर होंगी। अब देखिए हमको ये जब पता है तो यहाँ पे वैल्यूज लाके पुट कर देते हैं। तो जो रिजल्टेंट आपका वेक्टर सब्सट्रैक्शन के लिए बनेगा, वेक्टर सब्सट्रैक्शन के लिए जो रिजल्टेंट होगा, ठीक है, इसके लिए रिजल्टेंट क्या निकलेगा, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस माइनस 2ab cos थीटा के बराबर हो जाएगा। मतलब यहाँ पे बस केवल माइनस का मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो अगर आपसे वेक्टर सब्सट्रैक्शन में आपसे रिजल्टेंट पूछा जाए तो आप लोग को केवल ये बताना है कि यहाँ पे बस आपका नेगेटिव यूज हो जाएगा। वेक्टर एडिशन में जो आपका फॉर्मूला था बस यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा के बराबर हो जाएगा। ठीक है, आई होप कि अब आपको ये फॉर्मूला हमेशा याद रहेगा। ये आप लोग याद रखें, ये आपका इंपॉर्टेंट है क्योंकि हर क्वेश्चन में आपका ये वाला फॉर्मूला यूज होगा। आइए आगे बढ़ते हैं। हमने सेकेंडली, अब पहला हमने ये देख लिया था, अब दूसरा हमने डायरेक्शन की बात की थी। तो डायरेक्शन अल्फा के साथ वो कितना एंगल बना रहा है, और अल्फा के साथ, अल्फा जो था वो आपका ए वेक्टर था जो कि रिजल्टेंट के साथ कितना एंगल था। अगर हमको उस चीज को निकालना है तो क्या करेंगे, tan अल्फा इक्वल टू बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा के बराबर था। ये हमने वेक्टर एडिशन में निकाला था। ये आपका वेक्टर एडिशन में हमने क्या किया था, फाइंड आउट किया था। वेक्टर एडिशन में ये वाला फॉर्मूला था। वेक्टर एडिशन में जब ये वाला फॉर्मूला था, हम लोग को बेसिकली हमने किया क्या है, थीटा को 180 डिग्री माइनस थीटा में चेंज कर दिया है। अब यहाँ पे चेंजेस को लगाइए, tan अल्फा इक्वल टू बी साइन 180 डिग्री माइनस थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस 180 डिग्री माइनस थीटा के बराबर हो गया।
अब यहाँ पे सारी वैल्यूज को रखना है, मतलब साइन 180 डिग्री माइनस थीटा और कॉस 180 डिग्री माइनस थीटा की वैल्यूज को रखना है। तो हम लोग जानते हैं कि साइन 180 डिग्री माइनस थीटा की वैल्यू क्या होती है, साइन थीटा के बराबर होती है, और कॉस 180 डिग्री माइनस थीटा की वैल्यू किसके बराबर होती है, माइनस कॉस थीटा के बराबर होती है। दोनों वैल्यूज को हमने यहाँ पे रखा, तो केवल आपका यहाँ पे फॉर्मूले में चेंज किया हुआ कि जहां पे आपका प्लस था वहां पे माइनस हो गया। ठीक है, तो tan अल्फा इक्वल टू बी साइन थीटा a माइनस बी कॉस थीटा के बराबर हो गया। ठीक है, आई होप कि ये चीज आपको क्लियर हो गया होगा। हाँ, तो अगर अल्फा अगर हम लोग को लिखना है तो हम लोग कैसे लिखेंगे, अल्फा इक्वल टू tan इनवर्स b साइन थीटा अपॉन a माइनस बी कॉस थीटा के बराबर होगा। ये आपको हमेशा याद रखना है। ठीक है, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। अगर आपसे कोई पूछ ले तो आपको हमेशा इस चीज को याद रखना है। ठीक है, चलिए अब आते हैं थर्ड पॉइंट पे। थर्ड पॉइंट हम लोग एनालिटिकल मेथड में जो रेस्ट एंगल, जो रिजल्टेंट के साथ रेस्ट एंगल बचता था वो आपका क्या था, बी वेक्टर का एंगल को रिप्रेजेंट करता था किसके साथ, रिजल्टेंट के साथ। बी वेक्टर का रिजल्टेंट के साथ एंगल जो हमने माना था वो बीटा माना था। तो tan बीटा इक्वल टू यहाँ पे क्या करना था, केवल जो आपका b जहां पे है वहां पे a करना है और जहां पे a था वहां पे आपका b करना है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करना है, ये वेक्टर एडिशन में हमने बताया था, वेक्टर एडिशन में आपको बताया था हमने। अब देखिए यहाँ पे tan बीटा इक्वल टू a साइन थीटा अपॉन b प्लस a कॉस थीटा, ये है आपका। अब देखिए यहाँ पे tan बीटा इक्वल टू a साइन, हम लोग को क्या करना है, थीटा इक्वल टू क्या करना है, 180 डिग्री माइनस थीटा पुट करना है। वही सेम प्रोसेस करना है। तो tan बीटा इक्वल टू a साइन 180 डिग्री माइनस थीटा अपॉन b प्लस a कॉस 180 डिग्री माइनस थीटा। तो यहां से जो मेन फॉर्मूला निकल के आ जाएगा, tan बीटा इक्वल टू a साइन थीटा अपॉन b माइनस a कॉस थीटा के बराबर आ जाएगा। ठीक है, तो ये था आपका बीटा के साथ एंगल। अगर इसको और आपको लिखना है, बीटा की वैल्यू लिखनी है तो tan इनवर्स a साइन थीटा अपॉन b माइनस a कॉस थीटा। ठीक है, इस प्रकार से आप लोग कर सकते हैं। ठीक है, इस प्रकार से आपको वेक्टर एडिशन, वेक्टर का सब्सट्रैक्शन आपको इस प्रकार से इन सभी फॉर्मूलों का यूज करके, और ग्राफिकल मेथड है तो ग्राफिकल मेथड का यूज करके इस प्रकार से हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, तो आई होप कि अब आपको ये चीजें क्लियर हो गई होंगी कि आपको वेक्टर सब्सट्रैक्शन किस प्रकार से करना है। ठीक है, तो ये था आपका वेक्टर सब्सट्रैक्शन। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और अब हम लोग देखते हैं कुछ इसके स्पेशल केसेस। ठीक है, हाँ, स्पेशल केसेस वेक्टर सब्सट्रैक्शन का हम लोग कुछ देख लेते हैं। देखिए, इसमें आपका सदिशों का जो आपका इसमें 3 स्पेशल केस हैं। जैसा कि आपने वेक्टर एडिशन में पढ़ा था, तो जब थीटा की वैल्यू क्या हो, 0 डिग्री हो। हम लोग जानते हैं कि जब थीटा की पहली वैल्यू हमने क्या लिया है कि जब थीटा की वैल्यू 0 डिग्री हो तो रिजल्टेंट का हमने फॉर्मूला आपको क्या बताया है, अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab cos 0 के बराबर बताया है। तो यहाँ पे क्या करना है, आपको cos 0 की वैल्यू पुट करना है। तो cos 0 की वैल्यू क्या होती है, cos 0 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, 1 के बराबर होती है। ठीक है, तो यहाँ पे 1 आ जाएगा। तो बेसिकली आपका फॉर्मूला क्या बन जाएगा, अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab के बराबर हो जाएगा। और जब इसको आप लोग क्या कर सकते हैं, a माइनस b का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। तो ये आपका फॉर्मूला ये आपका निकल के आ जाएगा। मतलब इसको अगर लिखूं मैं तो रिजल्टेंट का जो मॉड निकल के आया, मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट a माइनस b के बराबर आ गया। ठीक है, तो ये चीज क्लियर हो गया, पहला केस था और हमने अच्छे से इसको जान लिया। आगे बढ़ते हैं, दूसरा केस हमने व्हेन थीटा इक्वल टू 180 डिग्री की बात करते हैं। जब थीटा आपका 180 डिग्री है तो हमारा फॉर्मूले में क्या चेंजेस होगा
क्या डायरेक्ट फॉर्मूला हम लोग यूज कर सकते हैं। ये सब स्पेशल केसेस किस लिए होते हैं, स्पेशल केसेस इसलिए होते हैं कि अगर आपको क्वेश्चन में अगर ए और बी के बीच में थीटा एंगल जो है 0 डिग्री बन रहा है तो डायरेक्ट आप a माइनस बी लगा सकते हैं, ठीक है, रिजल्टेंट निकालने के लिए। और अगर थीटा 180 डिग्री है तो क्या करेंगे, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos 180 डिग्री हो जाएगा। cos 180 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, -1 के बराबर होती है, यहाँ पे मैंने जैसा कि बताया हुआ है। तो cos 180 डिग्री -1 यहाँ पे पुट कर देंगे तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहाँ पे माइनस पहले से ही है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और यहाँ पे क्या आ गया, 2ab आ गया, ठीक है। अब 2ab आ गया तो इसको क्या लिख सकते हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो रिजल्टेंट हमारा जो टोटल रिजल्टेंट है वो क्या निकल के आ गया, a प्लस बी आपका निकल के आ गया, ठीक है। तो अगर दो वेक्टर ऐसा क्वेश्चन है, आपको वहां पे आपको मैग्नीट्यूड पता है, मैग्नीट्यूड आपके वेक्टर के मैग्नीट्यूड, दो वेक्टर के मैग्नीट्यूड पता है और वहां पे जो उन दोनों के बीच में एंगल बन रहा है वो आपका 180 डिग्री बन रहा है, तो यहाँ पे डायरेक्टली आप लोग क्या करेंगे, बस a और b के मैग्नीट्यूड को आपस में जोड़ देंगे तो यही इसका रिजल्टेंट हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से ये हो गया, ठीक है। सेकंड केस आई होप कि अब आपको क्लियर हो गया होगा। थर्ड केस की बात करते हैं। तो थर्ड केस में हमने थीटा क्या लिया है, 90 डिग्री लिया है। जब थीटा 90 डिग्री लेंगे तो हम लोग जानते हैं कि cos 90 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, 0 के बराबर होती है। ये वैल्यू हम लोग लाकर यहाँ पे पुट कर देंगे तो r वेक्टर इक्वल टू अंडर रूट a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos 90। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अंडर रूट a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी, इसकी वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, 0 हो जाएगी। और यहाँ पे आपका रिजल्टेंट जो आ जाएगा अंडर रूट a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप कि यहाँ तक की चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी अच्छे से। अब देखिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे आपका वेक्टर सब्सट्रैक्शन और एडिशन आपका पूरा एंड हो गया, ठीक है। अब आपको बुक में आपने जो भी बुक लिया होगा, ठीक है, उनसे क्वेश्चंस को सॉल्व करिए। देखिए हमको वेक्टर एडिशन से सारे क्वेश्चन आ रहे हैं कि नहीं। जिस टाइप के क्वेश्चन अगर ज्यादा रहेंगे, जो भी ऐप पे पढ़ रहे हैं बच्चे, अगर किसी टाइप के क्वेश्चन जिनको सभी को नहीं आ रहा होगा या किसी को भी कोई क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा होगा, वो आप मुझे भेजिएगा, मैं जरूर उसका रिप्लाई दूंगा, ठीक है, और उसको सॉल्व करके आपको बताऊंगा, ठीक है। ये था आपका वेक्टर सब्सट्रैक्शन के बारे में। अब आगे चलते हैं और हम लोग देखते हैं थोड़ा सा यूनिट वेक्टर के बारे में। अब यूनिट वेक्टर को कंपोनेंट फॉर्म में कैसे लिखा जा सकता है, या जिसको हम लोग क्या कहते हैं, ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर कहते हैं, उनको किस प्रकार से लिखा जाता है, 2D में किस प्रकार से लिखा जाता है, 3D में किस प्रकार से लिखा जाता है। आइए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो ये है आपका यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर को हिंदी में क्या कहते हैं, एकांक सदिश। क्या कहते हैं, एकांक सदिश, ठीक है। एकांक सदिश, जैसा कि इसके नाम से पता चल रहा है कि एकांक जो अकेला हो, सिंगल हो, ठीक है। तो यहाँ पे जो यूनिट वेक्टर होता है उसका मैग्नीट्यूड क्या होता है, केवल 1 होता है। और जो हमने कुछ बातें, क्योंकि फर्स्ट लेक्चर में मैंने इस टाइप्स के बारे में बताया था, ये आपका एकांक वेक्टर के बारे में मैंने बताया था कि इसका मैग्नीट्यूड 1 होता है। इसका फॉर्मूला भी मैंने फर्स्ट लेक्चर में बताया था और कहा था कि ये वाला वेक्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हर जगह आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। और किसी को डाउट हो कि अगर ये सारी चीजें आपकी जो भी मैं वेक्टर अलजेब्रा में पढ़ा रहा हूं वो कहाँ पे यूज होगा फिजिक्स में, तो आप जब आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी पढ़ेंगे, जो आपका जो सेकंड पार्ट है न्यूटोनियन मैकेनिक्स पढ़ेंगे, तो वहां पे सभी फॉर्मूले जो भी वेक्टर के यहाँ पे मैं करा रहा हूं वो सारे फॉर्मूले आपके उसमें यूज होंगे। कई सारे फॉर्मूले वहां पे आपको ये सारी चीजें एक्सप्लेन नहीं की जाएंगी, डायरेक्टली वहां पे फॉर्मूलों को यूज करके प्रूफ किया जाएगा, ठीक है। तो ये था आपका यूनिट वेक्टर को आप आ जाते हैं, इसको समझते हैं। तो पहला पॉइंट इसमें लिखा गया है कि इसका मैग्नीट्यूड 1 होता है, ये एक डायमेंशनलेस क्वांटिटी होती है। दूसरा और तीसरा, ये इसको हम लोग किस प्रकार से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इसको कैप से रिप्रेजेंट करते हैं।
कैप मतलब क्या होता है हिंदी में? टोपी। तो किसी वेक्टर को अगर हम लोग को एकांक सदिश के रूप में लिखना है तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, इसके ऊपर एक कैप लगा देना होगा, ठीक है। तो ये एक टोपी की तरह दिख रहा है तो इसलिए इसका नाम क्या दिया गया है? कैप दिया गया है, ठीक है। तो इस प्रकार से कैप से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और ये वेक्टर हमेशा किस लिए यूज होता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन ये है आपका, मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन, ये आपको हमेशा याद रखना है, ठीक है। इट इज यूज्ड टू रिप्रेजेंटिंग द डायरेक्शन ऑफ अ वेक्टर। ये किसी वेक्टर के डायरेक्शन को दिखाता है, ये चीज आपको हमेशा याद रखनी है, ठीक है। यूनिट वेक्टर किस चीज को दिखाता है? उस वेक्टर के विदाउट वैल्यू में कोई चेंजेस किए उसके डायरेक्शन को बताता है। और इसको कैप से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ये चीज मैंने बता ही दिया। इसको फार्मूला भी मैंने पिछले क्लास में आपको बता दिया था कि ए कैप इक्वल टू ए वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ ए वेक्टर के बराबर होता है, ठीक है। ये चीज यहां तक तो चीजें क्लियर हैं, ये सारी चीजें मैंने पहले क्लास में आपको बता दी थी, ठीक है। अब बात करते हैं कि हमको यूनिट वेक्टर की आवश्यकता क्यों हम लोग यही वाला वेक्टर क्यों हम लोग डायरेक्शन के लिए यूज करते हैं। तो डायरेक्शन के लिए और सारे कई वेक्टर हैं, उसको क्यों नहीं यूज करते हैं, क्यों हम लोग केवल यूनिट वेक्टर को यूज करते हैं, इसका आंसर हम लोग फाइंड आउट करते हैं। देखिए, जैसे मान लीजिए कि हम लोग किसी वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए क्या क्या चाहिए? दो चीजों की आवश्यकता है, एक मैग्नीट्यूड और आपको डायरेक्शन, ठीक है। दो चीजों की आवश्यकता है किसी भी एक वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए। तो ए वेक्टर पे अगर हम लोग देखें यहाँ पे, तो मैग्नीट्यूड यहाँ पे इस ए वेक्टर का किस प्रकार से लिखा जाएगा? ए वेक्टर का मॉड, इस प्रकार से मैग्नीट्यूड लिखा जाएगा। और साथ में आपको डायरेक्शन लिखना है, तो हमको डायरेक्शन इसका इस प्रकार से लिखना है कि इसके वैल्यू में, जो ए वेक्टर है, इसकी वैल्यू में कोई भी चेंज ना हो। अभी एग्जांपल दूंगा, पहले यहां पे समझ लेते हैं। ऐसा एक वेक्टर यहां पे रखना है जिससे कि ए मॉड जो है इसकी वैल्यू में कोई भी चेंज ना हो। तो ऐसी वैल्यू कौन प्रोवाइड करता है? कौन सा वेक्टर प्रोवाइड करता है? यूनिट वेक्टर। इसका जो मैग्नीट्यूड होता है केवल 1 होता है, तो मैग्नीट्यूड 1 होगा तो ए वेक्टर में ये कोई भी चेंजेस नहीं डालेगा, केवल डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा। तो यहाँ पे ए कैप से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है, ए कैप से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब देखिए, ये वाला फॉर्मूला आपका निकल जाएगा, यहां से निकल जाएगा। तो ए कैप अगर आपको निकालना है तो ए वेक्टर करिए अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर आप निकाल दीजिए, तो आपका क्या निकल जाएगा? यूनिट वेक्टर निकल जाएगा, ठीक है। अब इसी चीज को एक क्वेश्चन के द्वारा समझते हैं। एक क्वेश्चन ले लेते हैं, जैसे मान लेते हैं कि आपका कोई बी वेक्टर है और उसका डायरेक्शन, उसको हम लोग मान लेते हैं कि उसका जो मैग्नीट्यूड है, बी वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो आपका 13 के बराबर है। तो अगर हमको किसको वेक्टर के फॉर्म में इसको कंप्लीटली अगर लिखना पड़े, बी वेक्टर के टर्म में लिखना पड़े, तो कैसे लिखेंगे? बी वेक्टर को पहले लिख लेंगे, फिर इसके क्या क्या चीजें चाहिए? मैग्नीट्यूड चाहिए, तो 13 मैग्नीट्यूड लिख लेंगे। डायरेक्शन चाहिए, तो डायरेक्शन के लिए हम लोग क्या यूज करेंगे? बी कैप यूज कर लेंगे। तो ये इस प्रकार से हम लोग वेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। अब देखिए, यहाँ पे हम लोग जानते हैं कि मैग्नीट्यूड जो होता है यूनिट वेक्टर का 1 होता है। तो अगर 13 में 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 13 बी कैप के बराबर ही रहेगा। मतलब इसकी वैल्यू में कोई भी चेंजेस न करते हुए ये किस चीज को दिखा रहा है? डायरेक्शन को दिखा रहा है, ठीक है। तो आप समझ में आया कि यूनिट वेक्टर का क्यों हम यूनिट वेक्टर का ही यूज करते हैं वेक्टर के डायरेक्शन को दिखाने के लिए, क्योंकि ये उसके मैग्नीट्यूड, उस वेक्टर के मैग्नीट्यूड में बिना कोई चेंजेस किए उसके डायरेक्शन को दिखाते हैं। अगर मान लीजिए कोई वेक्टर ए वेक्टर आपका इस प्रकार से बना हुआ है, तो हम लोग इसमें से यूनिट भाग काट लेंगे, यहां से यहां तक इसका मैग्नीट्यूड 1 ले लेंगे, और ये अगर हम लोग मान लेते हैं सी वेक्टर लिया है तो ये आपका सी कैप हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए, यहाँ पे इसका मैग्नीट्यूड 1 है और डायरेक्शन, जिस डायरेक्शन में ये वाला वेक्टर दिया गया है,
जिस डायरेक्शन में उसका हेड पोजीशन है उसी डायरेक्शन में इसका भी हेड पोजीशन है, मतलब ये आपके एक यूनिट वेक्टर को दिखा रहा है, यूनिट वेक्टर को दिखा रहा है। ठीक है, तो आई होप कि अब आपको एक कंप्लीट आइडिया लग गया होगा कि यूनिट वेक्टर होता क्या है। ठीक है, तो सत्यम आपका ऐप पे क्लासेस चल रही होंगी। ठीक है, वेक्टर की क्लासेस जो हमारी डीएनएस एजुकेयर ऐप है उस पे क्लासेस आपकी चल रही है ऑलरेडी। ठीक है, हाँ, यूनिट वेक्टर ये हो गया, क्लियर हो गया। आई होप कि आपको यूनिट वेक्टर समझ में आ गया। ठीक है, जो भी बच्चे ज्वाइन है एक बार मैसेज करिए कि सभी चीजें समझ में आ रही है कि नहीं, जितनी भी चीजें वेक्टर सब्सट्रैक्शन आपको समझ में आए कि नहीं, यूनिट वेक्टर समझ में आए कि नहीं, तो आप लोग एक बार मैसेज करके जरूर बताइएगा। ठीक है, तो ये हो गया यूनिट वेक्टर के बारे में एक डिटेल चीजें। ठीक है, अब यहां से आप लोग किसी भी वेक्टर को अगर मान लीजिए मैं क्वेश्चन दे दूं कि ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड आपका 15 है, इसको वेक्टर के टर्म में लिख के दिखाई, ए वेक्टर आपका क्या लिखा जाएगा, तो ए वेक्टर आपका क्या लिखा जाएगा 15 और ए कैप लिख दीजिए, तो इस प्रकार से इसको मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन में दिखा सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग देखते हैं ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और हमेशा वेक्टर्स में आपको देखने को मिलेगा ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर। ठीक है, ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देखिए, ठीक है सत्यम, आपको टाइम टेबल मिल जाएगा कि कब आपके क्लासेस यहाँ पे रहती हैं। ठीक है, ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर के बारे में बात करते हैं। ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर होते क्या हैं, और हम लोग जानते हैं कि हमारे पास कोऑर्डिनेट कौन कौन से होते हैं। एक तो आपका 2D कोऑर्डिनेट होता है और एक आपका 3D होता है। तो 2D में आपको कार्टेशियन कोऑर्डिनेट की बात करें, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट क्या होता है, एक्स वाई एक्सिस जिसमें होती है उसको हम लोग क्या कहते हैं, एक्स वाई जेड एक्सिस जिसमें होती है उसको हम लोग क्या कहते हैं, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स कहते हैं। तो 3D की बात करते हैं, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, ये तीनों होती हैं। अब बात करते हैं हम लोग, अगर 3D के लिए बात करेंगे तो 2D के लिए भी आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, हम लोग कार्टेशियन कोऑर्डिनेट यहाँ पे ड्रॉ करते हैं, तीनों एक्सिस यहाँ पे बना लेते हैं, जिसके बाद मैं एक्सप्लेन करता हूं। यहाँ पे ये आपका एक्स एक्सिस है और वाई एक्सिस है और ये जेड एक्सिस है। तो ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर क्या होते हैं कि एक्स एक्सिस पे जो इसका यूनिट वेक्टर होता है, वाई एक्सिस पे यूनिट वेक्टर होता है और जेड एक्सिस पे जो इसका यूनिट वेक्टर होता है उसी को हम लोग क्या करते हैं, ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर। जैसा कि इसके नाम से ही पता चल रहा है कि ये एक यूनिट वेक्टर है, ये एक एकांक सदिश है, तो आई कैप, जे कैप और के कैप के टर्म में रिप्रेजेंट किए जाते हैं। किस लिए, आपका एक्स एक्सिस पे जो यूनिट वेक्टर, ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर यूज होता है वो आपका आई कैप होता है। हमेशा ऑलवेज आपको हमेशा ध्यान रखना है कि अगर आपको क्वेश्चन में एक्स एक्सिस अलोंग एक्स एक्सिस पूछा जाए यूनिट वेक्टर तो आपको आई कैप बताना है। अगर आपको जे कैप के बारे में पूछा जाए, सॉरी आपको वाई एक्सिस के बारे में पूछा जाए तो वाई एक्सिस पे हमेशा जे कैप यूज होता है और जेड एक्सिस के लिए हमेशा के कैप यूज होता है। जो इतना पार्ट है ये किसको दिखा रहा है, यूनिट वेक्टर, ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स को दिखा रहा है। ठीक है, तो यहां तक की चीजें क्लियर हो रही है कि नहीं, ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर क्या होता है। अब देखिए, हमने यहाँ पे हमारे पास कोऑर्डिनेट क्या क्या है, एक्स वाई, सॉरी यहाँ पे आपको यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ। ठीक है, एक्स एक्सिस के लिए जो यूनिट वेक्टर यूज होगा वो आई कैप होगा, वाई एक्सिस के लिए जो यूनिट वेक्टर होगा वो जे कैप होगा और जेड एक्सिस के लिए जो यूनिट वेक्टर होगा वो के कैप होगा। इस प्रकार से हमको हमेशा याद रखना है, ऑलवेज, चाहे वो कोई सा भी क्वेश्चन हो, वहां पे जो अगर ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर मतलब एक्स वाई जेड एक्सिस में दिया गया है, आपको कोई कोऑर्डिनेट दिया गया है, अगर कोई कोऑर्डिनेट 2, 3, 4 दिया गया है तो 2 के लिए 2 के साथ कौन सा डायरेक्शन यूज करेंगे, आई कैप यूज करेंगे।
3 के साथ कौन सा यूनिट वेक्टर यूज करेंगे, जे कैप यूज करेंगे, और 4 के साथ कौन सा यूनिट वेक्टर यूज करेंगे, के कैप को यूज करेंगे। ठीक है, तो यहां तक चीजें क्लियर है। अब देखिए यहाँ पे अब बताते हैं आई कैप को अगर आपको एक्सप्लेन करना हो तो आई कैप क्या होता है। आई कैप आपका यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस होता है। एक्स एक्सिस आपसे कोई पूछ लिया कि आई कैप होता क्या है तो आप लोग इस प्रकार से एक्सप्लेन करिएगा। जे कैप क्या होता है, यूनिट वेक्टर अलोंग वाई एक्सिस के बराबर होता है। और जे के कैप जो होता है वो आपका यूनिट वेक्टर होता है अलोंग जेड एक्सिस। अगर यहीं पे आपसे क्वेश्चन कर दिया जाए कि आपको यूनिट वेक्टर बताना है अलोंग नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, तो आप लोग क्या बताएंगे, माइनस आई कैप बताएंगे। ठीक है, यहां पे आप लोग क्या बताएंगे, माइनस आई कैप लिखेंगे। तो अगर आपको कहीं माइनस आई कैप, माइनस जे कैप, माइनस के कैप अगर आपको दिख जाए तो आपको समझ जाना है कि ये यूनिट वेक्टर आपका, यही यूनिट वेक्टर अलोंग नेगेटिव ऑफ एक्स एक्सिस, अलोंग नेगेटिव ऑफ वाई एक्सिस, और जो आपका जेड एक्सिस होगा उसके लिए अलोंग नेगेटिव, ये नेगेटिव साइन है। ठीक है, नेगेटिव जेड एक्सिस के बराबर हो जाएगा। ठीक है, ये आपका साइन किसको बता रहा है, नेगेटिव को बता रहा है। ठीक है, तो ये था आपका यूनिट वेक्टर, ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर। ठीक है, अगर आपको कोऑर्डिनेट्स में अगर दे दिए जाए 2 3 4 आपको दिया जाए, मान लीजिए एक एग्जांपल भी हम लोग ले लेते हैं, अगर हम लोग मान लेते हैं 2 3 आपको दिया गया है, 2 3 कोऑर्डिनेट दिया गया है, और अगर आपसे पूछा जाए तो इसको हम लोग किस प्रकार से लिखेंगे, 2 आई कैप और आपका प्लस 3 जे कैप। ठीक है, इस प्रकार से, क्योंकि आपका ये आपका कौन सा एक्सिस है, एक्स है, और वाई एक्सिस पे रिप्रेजेंट किया गया है, तो यहां से ये सारे आपके। और अगर आपसे क्वेश्चन यहाँ पे, चलिए 2-3 क्वेश्चन भी कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन अगर आपसे पूछा जाए कि हमको मान लीजिए कि कोई वेक्टर ए वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड क्या है, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड आपका 10 है। अगर इसको पूछा जाए कि ये प्लस एक्स प्लस जेड डायरेक्शन में है, तो हम लोग इसको किस प्रकार से लिखा जाएगा, तो आप लोग ए वेक्टर लिखिएगा, यहाँ पे 10 लिखिएगा इसका मैग्नीट्यूड, और प्लस जेड डायरेक्शन में जो यूनिट वेक्टर यूज होगा ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर के कैप, इसको यहाँ पे लिख देंगे। तो ये आपका इस प्रकार से रिप्रेजेंट किया जाएगा। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, दूसरा, अगर आपको बी वेक्टर दिया गया है, इसका मैग्नीट्यूड आपको कितना दिया गया है, 20 दिया गया है, और आपको ये आपका प्लस वाई डायरेक्शन में है, किस डायरेक्शन में, प्लस वाई डायरेक्शन में है, तो इसको किस प्रकार से रिप्रेजेंट करेंगे, बी वेक्टर लिखेंगे, और यहाँ पे क्या करेंगे, 20 लिखेंगे, और जे कैप आपका इस प्रकार से रिप्रेजेंट किया जाएगा। वहीं पे आपसे एक और एग्जांपल ले लेते हैं। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि मान लीजिए सी वेक्टर है, और सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड आपका कितना है, 20 है, और इस पे आपको माइनस जेड डायरेक्शन में लिखा गया है, माइनस जेड डायरेक्शन में लिया गया है, तो यहाँ पे वैल्यूज को किस प्रकार से लिखेंगे, सी वेक्टर 20 इसका मैग्नीट्यूड, माइनस जेड डायरेक्शन में जो यूनिट वेक्टर यूज होता है माइनस के कैप यूज होता है, तो यहाँ पे माइनस का साइन आ जाएगा और के कैप। ठीक है, ये आपका नेगेटिव साइन है। ठीक है, तो यहां तक आई होप कि यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, आपको सारी चीजें क्लियर हो जानी चाहिए। ठीक है, सभी बताइए कि यहां तक की चीजें आपको समझ में आ रही कि नहीं, एक बार सभी लोग बताइए। ठीक है, यहां तक की चीजें आपको समझ में आ रही कि ना, ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर आपका क्या होता है, इस प्रकार से रिप्रेजेंट किया जा सकता है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे मान लेते हैं कि अगर आपसे क्वेश्चन में दिया गया हो कि ए वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड
जिसका मैग्नीट्यूड किस डायरेक्शन में 10 है, किस डायरेक्शन में, पॉजिटिव x डायरेक्शन में, और वहीं पे दिया गया है कि इसका मैग्नीट्यूड कितना है 15 है, किस डायरेक्शन में, नेगेटिव ऑफ z डायरेक्शन में है। तो इसको किस प्रकार से लिखेंगे हम लोग, a वेक्टर लिखेंगे। यहाँ पे 10 पहले x पॉजिटिव x डायरेक्शन में है तो यहाँ पे i कैप यूज करेंगे, फिर नेगेटिव z डायरेक्शन में है तो यहाँ पे नेगेटिव 15 के कैप के बराबर लिखेंगे। ठीक है, तो ये चीज आपको हमेशा ध्यान रखने वाली बात है कि अगर आपका किस डायरेक्शन में दिया गया है, z डायरेक्शन में, पॉजिटिव z डायरेक्शन में, नेगेटिव z डायरेक्शन में, नेगेटिव x डायरेक्शन में, जो चीजें आपको दी गई हैं उसी डायरेक्शन में आपको चीजों को देखना है। तो इस प्रकार से हम लोग दिखा सकते हैं। ठीक है, अब आते हैं हम लोग इंपॉर्टेंट रिजल्ट पे। अगर हमको कार्टेशियन फॉर्म में लिखना हो 2D कंपोनेंट, अगर 2D कंपोनेंट में लिखना हो किसी वेक्टर को तो किस प्रकार से लिखेंगे 2D कंपोनेंट ऑफ अ वेक्टर। ठीक है, या तो इसको मैं यहां पे दिखा सकता हूं, यहाँ पे हेडिंग भी है, यहाँ पे कंपोनेंट फॉर्म इन 2D एंड 3D ऑफ अ वेक्टर। तो पहले बात करते हैं कंपोनेंट फॉर्म इन 2D। एक मिनट, पेन चेंज कर लें। कंपोनेंट फॉर्म इन 2D ऑफ अ वेक्टर। किसी वेक्टर के कंपोनेंट को 2D फॉर्म में हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो देखिए, अगर आपका, हम लोग जानते हैं 2D में जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं वो x y होते हैं, तो x के लिए आपका i कैप यूज होगा, y के लिए j कैप यूज होगा। ये तो चीजें क्लियर हैं। अब देखिए यहाँ पे, अब अगर हमको a वेक्टर को दिखाना है 2D कंपोनेंट में तो क्या लिखेंगे, a का x के साथ जो कंपोनेंट है यहाँ पे i कैप का मल्टीप्लिकेशन प्लस a y का y एक्सिस पे a का जो कंपोनेंट है a y j कैप। ठीक है, इस प्रकार से हम लोग दिखाते हैं, या इसको हम लोग क्या कह सकते हैं, कार्टेशियन फॉर्म ऑफ अ वेक्टर। कार्टेशियन फॉर्म ऑफ वेक्टर, कार्टेशियन फॉर्म ऑफ वेक्टर आपका इस प्रकार से दिखाया जाता है। ठीक है, ये 2D के लिए आपकी बात हो रही है। ठीक है, तो ये हो गया आपका कार्टेशियन फॉर्म। अगर हमको क्या करना हो, इसी चीज का मैग्नीट्यूड निकालना हो, हमको क्या करना हो, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड आपसे क्वेश्चन में पूछ दिया जाए कि ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होगा, तो ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड आपको हमेशा लिखना है, क्या लिखना है, अंडर रूट ए एक्स का स्क्वायर प्लस ए वाई का स्क्वायर के बराबर होगा। मतलब जो मैग्नीट्यूड इस आई कैप मतलब ए एक्स जो मैग्नीट्यूड होगा, ए वाई वाई एक्सिस पे जो ए का कंपोनेंट होगा उसका स्क्वायर करके ऐड करके अंडर रूट में कर देंगे, तो ये किसको बताएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर। ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है और हमेशा यूज होगा। मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर हम इस प्रकार से कैलकुलेट करेंगे, ये चीज आपको ध्यान रखने वाली बात है। ठीक है, यहाँ की चीजें क्लियर हो गई कि आपका मैग्नीट्यूड क्या होता है। अब देखिए, मैग्नीट्यूड हो गया, कार्टेशियन फॉर्म लिखने आ गया वेक्टर का। अगर मैं क्वेश्चन की बात करूं तो आपको अगर क्वेश्चन में दिया जाए ए वेक्टर आपका किस प्रकार से है, ए वेक्टर की वैल्यू, और हाँ इस चीज को हम लोग प्रूफ भी कर सकते हैं। देखिए, इसको प्रूफ भी कर सकते हैं कि ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर क्यों लिख रहे हैं। तो हमने आपको वो कंपोनेंट फॉर्म पिछले लेक्चर में आपको बताया था। ये मान लेते हैं एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, और मान लेते हैं कि ये आपका ए वेक्टर है जो कि यहाँ पे थीटा एंगल बना रहा है एक्स एक्सिस के साथ। अगर इसको हम लोग क्या करें, परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दें, तो ये इसको हम लोग क्या, ए एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, ए एक्स मतलब इसका कंपोनेंट, यहाँ की वैल्यू हम लोग क्या लिखेंगे, हमने बताया था कि जो थीटा के पास वाला लाइन रहेगी उस पे हमेशा हम लोग क्या लिखेंगे, कॉस के टर्म में लिखेंगे। ये ए वेक्टर है तो यहाँ पे ए कॉस थीटा लिखेंगे। ये आपका यहाँ पे क्या लिखाएगा, बी साइन थीटा, ये आपका बी साइन थीटा के बराबर होगा। तो मतलब
एक्स पे जो कंपोनेंट है ए एक्स की वैल्यू कितनी है, ए कॉस थीटा है, और जो ए वाई की वैल्यू है ए साइन थीटा है। तो अगर मैं यहाँ पे मैग्नीट्यूड में ये इसी फॉर्मूले पे पुट कर देता हूँ सारे वैल्यूज को, तो ए वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होगा किसके बराबर हो जाएगा, ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ये पूरा अंडर रूट में है। अब देखिए यहाँ पे क्या करते हैं, ए स्क्वायर को कॉमन ले लेते हैं और यहाँ पे क्या बचेगा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, और अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो आपका क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर आ जाएगा, और दिस इंप्लाइज जो मॉड ऑफ ए वेक्टर है इक्वल किसके हो जाएगा, ए स्क्वायर का जब ये बाहर आएगा तो ए के बराबर हो जाएगा। मतलब ए जो आया है इसको हम लोग बेसिकली क्या लिखते हैं, ए वेक्टर का मॉड ही तो लिखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड आपकी बराबर आ गई, तो यहाँ पे चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी। ठीक है, इस प्रकार से यहाँ पे देख लीजिए किस प्रकार से किया गया है, ए एक्स ए वाई की वैल्यू यहाँ पे नॉर्मली पुट कर दिया गया है मैग्नीट्यूड में, और यहाँ पे ये वैल्यूज निकल के आ गई है। ठीक है, मतलब ये आपका मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूं, ये आपको याद होना चाहिए कि अगर 2D में है कंपोनेंट फॉर्म में किस प्रकार से लिखा जाता है। और हाँ, अब हम लोग एक क्वेश्चन भी कर लेते हैं, जैसे मान लीजिए कि आपको एक्स वाई के टर्म में कोऑर्डिनेट के टर्म में दिया गया है 2D, तो अगर मान लेते हैं 2 3 आपको दिया गया है, 2 और 3 के टर्म में दिया गया है कोई कोऑर्डिनेट, और इसको बोल रहा है वेक्टर के फॉर्म में लिखिए, तो मान लेते हैं ए वेक्टर है, तो ए वेक्टर को कैसे लिखेंगे, एक्स एक्सिस के लिए आई कैप लगाएंगे और 3 जे कैप लगाएंगे। अब यहाँ पे हमसे बोल रहा है कि इसका मैग्नीट्यूड भी निकाल के दिखाइए, तो ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे, अंडर रूट क्या होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर होता है। यहाँ पे रखेंगे वैल्यूज को, ए एक्स की वैल्यू मतलब एक्स पे इसका कंपोनेंट कितना है, मतलब मैग्नीट्यूड कितना है, 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे तो 4 प्लस 9 हो जाएगा, और यहाँ पे अंडर रूट 13 हो जाएगा। तो मतलब ए वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड आ गया अंडर रूट 13 आ गया। ठीक है, यहां से आपको मैग्नीट्यूड निकालने आ जाएगा। ठीक है, तो इसी प्रकार से आप लोग को और भी क्वेश्चन मैं दे देता हूं, जैसे मान लीजिए कि आपका 4 और आपका क्या हो जाएगा, 4 और 5 है, इसका मैग्नीट्यूड, इसको वेक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट करिएगा, आप लोग अपने से करिएगा और इसका मैग्नीट्यूड निकालिएगा। मतलब मॉड ऑफ, मान लेते हैं कि ये आपका बी वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो बी वेक्टर कैसे लिखा जाएगा और बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड जो होगा वो क्या होगा, यहाँ पे आप लोग फाइंड आउट करके बताइएगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका 2D में कंपोनेंट फॉर्म में कैसे लिखा जाता है, ये चीजें मैंने आपको बता दी। ठीक है, ये हो गया 2D की। अब हम लोग बात करते हैं 3D की, 3D कंपोनेंट की बात करते हैं। तो कंपोनेंट फॉर्म इन 3D ऑफ अ वेक्टर, किसी एक वेक्टर का। ठीक है, अब इसको कंपोनेंट फॉर्म में समझते हैं कि कैसे लिखा जाएगा, तो वही सेम मेथड होगा। यहाँ पे कोऑर्डिनेट कौन कौन से होते हैं, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट एक्स वाई जेड एक्सिस होते हैं, तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, ए वेक्टर को किस प्रकार से लिखेंगे, ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप और ए जेड के कैप के बराबर लिखेंगे। मतलब इस टाइप से हम लोग लिख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे ए वेक्टर इस प्रकार से लिख दिया हमने। अब यहाँ पे इसका मैग्नीट्यूड अगर निकालना होगा तो कैसे करेंगे, हमने क्या किया था, उसमें ए एक्स का स्क्वायर किया था, फिर ए वाई का स्क्वायर किया था, यहाँ पे ए जेड भी है तो ए जेड का भी स्क्वायर हो जाएगा। मतलब अगर 2D वाला फॉर्मूला याद है तो आप लोग मैग्नीट्यूड भी, इसका मतलब आप लोग तो जानते ही होंगे, अगर जहां पे मॉड लगा है वहां पे समझ जाइएगा कि यहाँ पे मैग्नीट्यूड की बात हो रही है। मैग्नीट्यूड का हिंदी में मतलब होता है परिमाण की बात हो रही है। ठीक है, तो इस प्रकार से 3D में हम लोग चीजों को कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे हम लोग एक और चीज को डिस्कस कर लेते हैं। अगर मान लीजिए क्वेश्चन में आपको दिया गया है वो आपका 5 6 9 दिया गया है, अब इन तीनों को हम लोग को क्या करना है, किसी वेक्टर फॉर्म में लिखना है।
तो a वेक्टर इक्वल टू क्या हो जाएगा 5i कैप प्लस 6j कैप प्लस 9k कैप। इस प्रकार से लिखेंगे। इसका अगर मैग्नीट्यूड अगर आपको निकालना पड़े तो मैग्नीट्यूड किस प्रकार से निकालेंगे, ax स्क्वायर प्लस ay स्क्वायर प्लस az स्क्वायर। ये आपका तीनों की वैल्यूज यहाँ पे रख देते हैं, 25 हो जाएगा, यहाँ पे 36 हो जाएगा और यहाँ पे 81 हो जाएगा। तीनों को ऐड करते हैं और यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 617 और आपका और यहाँ पे 2 हो जाएगा और 11 और 11 2 13 14, हाँ 142 आ जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग मैग्नीट्यूड इसका निकाल सकते हैं। ठीक है, तो आई होप कि अब आपको कंपोनेंट किस फॉर्म में वेक्टर्स का लिखा जाता है वो चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी। ठीक है, तो ये था आपका कंपोनेंट फॉर्म इन 2D एंड कंपोनेंट फॉर्म इन 3D। इस प्रकार से आप लोग क्वेश्चंस को कर सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब देखते हैं, आपका सारा टॉपिक कंप्लीट हो गया, 1 मिनट देख लेते हैं। ठीक है, तो आपका सारा क्वेश्चन आपका यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे सारी चीजें मैंने आपको अच्छे से बता दी। तो आई होप कि अब यहाँ तक की चीजें आपको करने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। बुक उठाइएगा, इस टाइप से जो कोऑर्डिनेट के क्वेश्चन मैंने आपको 3, 4 और 5 जो कोऑर्डिनेट दिया था उस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करिएगा और अच्छे से उसको देखिएगा कि किस प्रकार से। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो एक बार फिर से लेक्चर्स को देखिएगा, लेक्चर में क्या चीजें आपको क्या कॉन्सेप्ट छूटा है, ये सारी चीजें बताई हैं कि नहीं सर ने, वो चीजें मैं अप्लाई कर पा रहा हूं कि नहीं क्वेश्चन में, तो आपको वो चीजें आ जाएंगे। ठीक है, तो ये हो गया आपका। लास्टली हम लोग बात करते हैं एक और इम्पोर्टेंट चीज के बारे में। जो बच्चे ये वाला लेक्चर मेरा यूट्यूब पे देख रहे हैं, 1st एंड 3rd सेमेस्टर की क्लासेस आपके लिए स्टार्ट हो चुकी हैं। ठीक है, इसका बीएससी मैथमेटिक्स जो भी कोर्सेज हैं, बीएससी मैथमेटिक्स, बीएससी बायोलॉजी, बीएससी एग्रीकल्चर, बीकॉम के लिए अगर आपको कोर्सेज चाहिए 1st एंड 3rd सेमेस्टर के लिए, तो आपको केवल 1250 रुपीज की पेमेंट करनी पड़ेगी। 1 टाइम पेमेंट है। बीएससी मैथमेटिक्स की बात करें तो केमिस्ट्री, मैथ और आपका स्टैट और आपकी फिजिक्स, ये चारों सब्जेक्ट की क्लासेस आपके ऐप पर स्टार्ट हो चुकी हैं। हमारा ऐप है, प्ले स्टोर से आप लोग सर्च करिएगा DNS एजुकेयर, ये आपका एप्लीकेशन है। इस कोर्स की वैलिडिटी 3 मंथ में हम लोग कंप्लीट कर देंगे सिलेबस को, और कोर्स की वैलिडिटी जो रहेगी 1 ईयर तक रहेगी। आपको इसमें क्लासेस के जो फीचर रहेंगे, डाउट सेशन कराया जाएगा, साथ ही साथ आपको क्लास जो अभी मैंने यहाँ पे जितने भी नोट्स लिखे हुए थे, जो भी मैंने यहाँ पे लिखा वो सारे आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, आप जिस भी यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को भी सॉल्व करवाया जाएगा। और सारी चीजें आपको जैसे ही एक यूनिट आपका एंड होता है उसके बाद उस यूनिट का क्वेश्चन, जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपकी यूनिवर्सिटी में आए हुए हैं उनको कराया जाएगा। ठीक है, तो यही सारे फीचर्स आपको केवल 1250 रुपीज का पेमेंट करना है और आपके सारी चीजें, ये सारे फीचर्स आपको मिलेंगे। ठीक है, तो यही था आज के लेक्चर में। तो आई होप कि आज का लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा और सारी चीजें आपको समझ में आई होंगी। चलिए हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में और वहां पे आगे के टॉपिक्स के बारे में बात करेंगे। थैंक यू।